चलो घर पे चल रहा है। डायग्राम में थोड़ी बनाऊंगा, मिल जाता है रेडीमेड, यूज करेंगे। अभी तो बोला कंप्लीट आंसर। किताब में कुछ चीजें लिख कर लेके आया हूँ, मतलब जो टर्म्स यूज करें। अभी अगर कोई भी ऐसी नई टर्म मेरे मुंह से निकलती है जो मैंने नहीं बताई है, तो उसकी मैं डेफिनेशन बताऊंगा और ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इस चीज को हम डेफिनेटली आगे वाली सीरीज में पढ़ाएंगे डिटेल। अभी हमने जो पढ़ा है उन सभी चीजों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। अगर हम स्पॉटिफाई के बारे में बात करते हैं, स्पॉटिफाई के पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द करंट यूज केस, करंट यूजर बेस। इस डायग्राम को मत देखो, पहले नॉर्मली सोचो कि क्या क्या होना चाहिए। यूजर बेस तो है उनके पास, उनका सॉफ्टवेयर अच्छे से चलाने के लिए गाने होने चाहिए भाई। डेटाबेस नहीं, डेटा, ठीक है। चलो कुछ सिस्टम के बारे में बताओ। जो सिस्टम होना चाहिए, it should be able to handle many users at It should be able to handle many users at the same time, scalability, बहुत सारे यूजर्स को हैंडल कर पाना चाहिए। दूसरा स्ट्रीम, लो लेटेंसी पे होनी चाहिए बहुत सारे यूजर्स के लिए, लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग। तीसरा बिजनेस नहीं भाई, सिस्टम डिजाइन सोचना। प्रीफर्ड मतलब रिकमेंडेशंस, पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस जो कि रोबस्ट होनी चाहिए हर यूजर्स के हिसाब से। तीन चीज, दो मिनिमम हो, उसके बाद सिक्योरिटी। चार पेमेंट सिस्टम, वो तो एक सर्विस है। अगर रास्ते में फट गया स्पॉटिफाई, बैकअप, रेजिलियंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस, फॉल्ट हो जाता है तो ठीक कैसे करना है। चार आज हो रहा है। हाँ पाँच, सॉरी हाँ मतलब गेम के कीड़े गिने जा रहे हो। और कुछ सोच सकते हो, जितने सोच लो, इस पे अप्लाई करके दिखा देंगे। पांच तो मैं लिख के लाया, एक्स्ट्रा सोच सकते हो, सोचो इस पे अप्लाई करके दिखा देंगे। रैपिडाइजेशन एंड डिप्लॉयमेंट, पूरा बैकएंड फटाफट डिप्लॉय होना चाहिए। कुछ अपडेट डालना है, अपडेट फटाफट डिप्लॉय होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आज अपडेट डाला है 5 दिन बाद डिप्लॉय हो जा रहा है।
काम फटाफट होना चाहिए। क्या स्पॉटिफाई के पास डेवलपर्स की कमी है? नहीं। कौन कौन हो सकता है कोई? भाई, इसको लगता है अभी भी इसकी जॉब सिक्योर है। ये वो वाले बस है। थिंक पॉजिटिव। क्या डेवलपर्स की कमी है? नहीं। तो मोनोलिथिक या माइक्रो सर्विस? सर्विस बहुत बड़ा है यूजर सर्विस, स्ट्रीमिंग सर्विस, रिकमेंडेशन सर्विस, सर्च सर्विस, क्या सारी चीजें एक ही चीज हैंडल कर रही है? अलग अलग मॉड्यूल अलग अलग मॉड्यूल्स हैं जिन्हें एक सर्वर से कनेक्ट किया गया है। कनेक्ट कैसे किया गया होगा? APIs। तो ये मोनोलिथिक आर्किटेक्चर है कि माइक्रो सर्विसेज? माइक्रो सर्विसेज। रीजन, आइटरेट फटाफट किया जा सकता है, डेवलप फटाफट किया जा सकता है, डिप्लॉय फटाफट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि डेवलपर्स की कमी नहीं है। अगर डेवलपर्स की कमी होती तो क्या आइटरेट फटाफट किया जा सकता था? डिप्लॉय फटाफट किया जा सकता था? टेस्ट फटाफट किया जा सकता था? नहीं। पर इनके पास नहीं है, बहुत पैसा है इनके पास। तो क्या यूज करते हैं? माइक्रो सर्विसेज। ये हो गया पहला आर्किटेक्चरल पैराडाइम इनका, कि ये अपने आर्किटेक्चर में माइक्रो सर्विसेज यूज करते हैं। दूसरा, स्केलेबिलिटी एंड रेजिलियंस। दो टर्म्स आती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग एंड वर्टिकल स्केलिंग। किसी भी सर्वर को स्केल करने के लिए मोस्ट बेसिक दो स्केलिंग, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल में कहाँ इन्वेस्ट करोगे? रैंडम केस। किसी चीज को वर्टिकली स्केल करने के लिए कहाँ इन्वेस्ट करोगे? क्या इंप्रूव करोगे? हार्डवेयर। Vertical scaling comprises of investing and development from the betterment of hardware. Vertical scaling means hardware बढ़ाना। CPU i5 था i9 कर दिया, 50 GPU पे चल रहा था 500 GPU पे कर दिया। ये ओवरकिल है। पर वर्टिकल स्केलिंग मींस हार्डवेयर को इंप्रूव करना है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मैंने कुछ बना लिया। मशीन्स बढ़ाना। क्या यहाँ पे एक सर्वर दिख रहा है? 3 है। रियल लाइफ में 3 भी नहीं, बहुत सारा होगा। रीजन, बहुत सारे सर्वर बढ़ा दिया, रीजन होगा ना कुछ ऐसा तो नहीं है चलो चालू कर दिया बढ़ा देते बहुत सारी चीजें जिसको केटर करना है। यूजर्स ज्यादा है। अगर एक सर्वर पे सारे यूजर्स को रिडायरेक्ट कर दिया तो सर्वर बिजी हो जाएगा। प्रोसेस स्टेप पहले सर्वर दब चुका, तो हम क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। और एक्चुअल में कंपनीज क्या करती है? हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, ये हार्डवेयर भी अच्छा हो और मल्टीपल हो। क्यों? उनका यूजर बेस बहुत बड़ा है। ये हो गया स्केलेबिलिटी। रेजिलियंस, कैसे है इसमें रेजिलियंस? एक दिन सुबह पता चला सर्च सर्विस बंद हो चुकी है। सर्च सर्विस वाले जो कंपोनेंट्स है उस वाले डिपार्टमेंट में लाइट चली गई है। मोस्ट बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकती है? लाइट चली गई है। ये लाइट चली जाने वाला एरर थोड़े टाइम पहले लिटरली चैट जीपीटी में हुआ था, कुछ सालों पहले, कि उनके डेटा सेंटर पे लाइट चली गई है। यहाँ लाइट चली गई है, क्या ये कुछ अफेक्ट हो रहा है? रेजिलियंस है। अगर उन्होंने इनका भी कोई फॉल्ट सिस्टम बना रखा है जो किसी दूसरे सर्विस पे रिडायरेक्ट करता है, अगर ये फटता है तो फॉल्ट टॉलरेंस भी है। और एक चीज स्केलिंग हमने देख ली, यहाँ एक चीज नहीं मिली, यहाँ हमें एक चीज नहीं मिली, लोड बैलेंसर। जब बहुत सारे सर्वर्स बना लिए तो कौन सा यूजर कौन से सर्वर पे रिक्वेस्ट हिट करेगा? पता चला 3 सर्वर रख रखे हैं, सारे यूजर्स एक पे हिट किए जा रहे हैं।
कोई फायदा हुआ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का? लोड बैलेंसर क्या करता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है। लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है अलग अलग सर्वर से कि सारे सर्वर्स फुल्ली फंक्शनल हो, ऑप्टिमली चल रहे हैं, डेटा निकाल में दे रहे, सारी चीजें भेज रहे। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो गया, वर्टिकल स्केलिंग हो गया, पूरा डिटेल में नहीं हुआ, आई एग्री। इस चीज को आगे वापस बताया जाएगा जब अच्छे से पढ़ेंगे, बट अभी के लिए कोई चीज क्लियर हुई कि इतने बड़े आर्किटेक्चर को रखने का रीजन क्या है? क्यों उनने एक कमरे में एक सिंपल सा कंप्यूटर नहीं लगा रखा है जो आपको गाने भेजे जा रहा है? आगे ऊपर क्या खत्म हुआ? पहले वाले डिस्कशन से स्केलेबिलिटी, रेजिलियंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस, रैपिड आइटरेशन एंड डिप्लॉयमेंट, 3 चीजें खत्म हो चुकी हैं। 2 चीजें बची है, लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग, सिक्योरिटी एंड रोबस्ट पर्सनलाइजेशन, रिकमेंडेशन। ये 3 चीजें अपन सब मिलकर याद रखेंगे, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं तो देखेंगे। इस चीज के बारे में कितना फेमिलियर है? 2 टाइप के डेटाबेस होते हैं, नो एसक्यूएल एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो आपके डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड डेफिनाइट फॉर्म में स्टोर करते हैं। एक एक्सेल शीट मान लो जिसमें आपने कॉलम्स डिफाइन कर रखे हैं, कौन से कॉलम में कौन सा डेटा जाना है। भाई जो नो एसक्यूएल डेटाबेस है वो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। ये बस फर्स्ट लाइन ऑफ डिफरेंस थी दोनों डेटाबेस में। ये भी हम जब डेटाबेस डिजाइन पढ़ेंगे तब दोनों डेटाबेस में डीपली स्टडी करेंगे। ये भी आज बताने वाले थे पर टाइम की वजह से नहीं हो पाया, सो सॉरी फॉर दैट। तो वो आगे बताने वाले। तो 2 टाइप के डेटाबेस है, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल। क्या यहाँ पर हमें कोई डेटा ऐसा दिख रहा है जो हमेशा स्ट्रक्चर्ड होगा? मैं स्पॉटिफाई में लॉगिन कैसे करता हूँ? हर बार आईडी पासवर्ड होगा, आईडी पासवर्ड नहीं होगा तो ईमेल पासवर्ड होगा, फोन पासवर्ड होगा। ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल्स मेरे पास हमेशा होंगे किसी भी बंदे में। क्या ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है? क्या मैं इसको एसक्यूएल में स्टोर कर दूं? कोई बंदा अपनी गानों की प्लेलिस्ट अपलोड कर रहा है जिसमें उसने नाम सही से नहीं डाल रखा है, या अपना कोई नया एल्बम रिलीज कर रहा है जो कंटेंट क्रिएटर स्पॉटिफाई, तो उसने गाने का नाम डाल रखा है, अपनी प्लेलिस्ट का नाम नहीं डाल रखा है, या उस गाने को किसी प्लेलिस्ट में इंक्लूड नहीं कर रखा है इंडिविजुअल एल्बम में। क्या वो वाला डेटा मेरे पास हमेशा स्ट्रक्चर होगा? तो उसको कहाँ डाला जाए? नो एसक्यूएल। अभी एक है सिर्फ एसक्यूएल यूज करते रहो, एक है सिर्फ नो एसक्यूएल यूज करते रहो, एक है दोनों को साथ में यूज करो। कौन सा बेहतर है? दोनों को साथ। क्योंकि जब हमें स्ट्रक्चर्ड डेटा को आइटरेट करने की जरूरत पड़ेगी तो उनके वहां पे आइटरेट करना आसान होता है, क्योंकि उनके कॉलम्स डिफाइंड है, उनके आईडीज डिफाइंड है। पर जब हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड डेटा का बहुत बड़ा कॉलम हो जाता है, बहुत बड़ा डेटाबेस बन जाता है, तो उसी डेटा को दूसरे डेटाबेस पे भेजना मुश्किल हो जाता है। पर वही चीज जब अपन डेटाबेस इंटरफेस पढ़ेंगे तो पता चलेगी कि जो नो एसक्यूएल डेटा है उसको ये करना आसान होता है। उसको स्टोर करना कैश मेमोरी वगैरह वहां से रिट्राइव करना आसान है। तो क्या दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं? अच्छी चीज है ये। सेम चीज implies on these guys. There is a very strong possibility and it is usually applied to every authentication system कि हम यूजर का जो authentication डेटा है, it is considered a good practice कि हम उसको एक SQL डेटाबेस में स्टोर करें।
और जो मेटा डेटा वाली चीज है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, जो कैसा भी आ सकता है, हो सकता है मैंने मेरे इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट डाली है उसमें कैप्शन नहीं डाला है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है, तो उस चीज को मैं नो एसक्यूएल डेटाबेस में स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है। और एक चीज, की कंपोनेंट्स एंड द रोल्स। अब पढ़ेंगे इस डायग्राम को पूरा, तो क्या क्या कंपोनेंट्स है, क्या क्या उनके रोल्स है। पहला यूजर सर्विस, क्या लिखा है? यूजर सर्विस क्या समझ है? किसी भी यूजर से रिलेटेड कोई भी चीज, यूजर का प्रोफाइल, यूजर का पर्सनल प्लेलिस्ट, यूजर के फॉलोअर्स, यूजर के फॉलोअर्स के कोई स्पेसिफिक प्लेलिस्ट है तो वो सारी चीजें, यूजर का पर्सनलाइज्ड डेटा इंडिपेंडेंटली यहाँ डिसाइड करता है इस सर्विस को इस सर्विस से कोई फर्क पड़ रहा है, दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर रही है, अपना अपना काम दोनों संभालती है और सही से चलती है तो पैसा बना के देती है। बराबर। इसमें जो क्लाइंट ने यहाँ से कोई भी रिक्वेस्ट मांगी, लोड बैलेंसर ने किसी भी एक सर्वर पर रिडायरेक्ट किया जो भी ऑप्टिमाइज था कि वो रिक्वेस्ट हैंडल कर सकता है। बीच में कुछ चीजें होती है, सर्विस रजिस्ट्री वगैरह जो हम पढ़ेंगे, पर अभी के लिए लोड बैलेंसर ने एक सर्वर पर हमारी रिक्वेस्ट को रिडायरेक्ट किया। जो सर्वर उसके पास दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये रिक्वेस्ट सही है या तो ये रिक्वेस्ट गलत है। सही है या गलत है, कैसे डिसाइड करोगे? आपका आपने जो बोला था उन 5 चीजों में, सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, बंदा ऑथोराइज्ड एंड ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं है, सर्वर वैलिडेट करेगा। अगर और बड़ा सिस्टम है तो और एक चीज होती है एडिशनल कंपोनेंट, एपीआई गेटवे, जो फर्स्ट लेयर ऑफ डिफेंस काम करता है। अभी के लिए लेट्स बिलीव सर्वर डायरेक्टली ऑथेंटिकेट किया, सिक्योरिटी वाले प्रॉब्लम सॉर्टेड। ये बंदा करके देगा, कैसे करता है? जब पहली बार लॉगिन किया था उसने आपको एक टोकन भेजा था, जो मैंने बोला था कि एक चीज हम एपीआई में खुद निकाल रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि एक टोकन तुम्हें सर्वर दे दे जो तुम्हारे क्लाइंट के कुकीज में, कैश में कहीं भी स्टोर हो जाए, उस वेबसाइट के स्पेसिफिक कुकीज में स्टोर हो जाए। और जब अगली बार से रिक्वेस्ट जा रही है तो उसके बाद उस रिक्वेस्ट के साथ वो टोकन जा रहा है एज अ पॉइंट ऑफ वैलिडेशन। अगली तो ऑथेंटिकेशन के 2 मेथड्स, OAuth2 एंड JWT टोकन्स। OAuth2 के बारे में नहीं मैंने सुना, ये चीज भी आ जाए एक जब सर्विस इंप्लीमेंटेशन पे लेंगे तब OAuth2 JWT 2 मेथड करते क्या, टोकन भेजते हैं, वो टोकन अगली बार से रिक्वेस्ट के साथ आता है, वैलिडेट किया जाता है और वैलिडेट होने के बाद सिक्योरिटी से आप बाईपास होते हो कि हाँ यू आर वैलिडेटेड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन माय सर्वर। सिक्योरिटी होगी फिगर आउट यूजर सर्विसेज के साथ प्लेबैक एंड स्ट्रीमिंग सर्विस जो बचा था, लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग। ये सर्विस सॉन्ग्स को स्ट्रीम करने में हेल्प करेगी। यहाँ एक और चीज, पॉपुलर सॉन्ग्स कैश 14 फरवरी आ रही है, क्या होता है उसमें? वैलेंटाइंस डे, ब्लैक डे, चलो दोनों कंसिडर करें। ब्लैक डे मानने वाले के लिए जो लोग देशभक्ति के गाने सुन रहे हैं, ब्लैक डे इंडिया के लिए वर्ल्ड वाइड वैलेंटाइंस। अगर वैलेंटाइंस डे को भी कंसिडर करते हैं इंडिया के कंटेक्स्ट में, बहुत सारे लोग अरिजीत सिंह सुनने वाले हैं,
हाँ या ना? लेट्स अज्यूम लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स अरिजीत सिंह के सेम गाने, लेट्स से हम मर जाएंगे, सेम गाने तो सारे यूजर सुन रहे हैं, हर एक यूजर की रिक्वेस्ट सर्वर पे जा रही है, सर्वर से डेटाबेस पे जा रही है, सारी रिक्वेस्ट डेटाबेस को हिट कर रही है, और डेटाबेस से डेटा निकालना मुश्किल है या कैश से डेटा निकालना मुश्किल है? डेटाबेस से। कैश से तो आसान ही है। तो अगर मैं मेरे प्रीवियस डेटा एनालिटिक्स का यूज करके स्पॉटिफाई ये चीज इंप्लीमेंट कर ले कि भाई हर 14 फरवरी को अप्रोक्सीमेटली इंडियन यूजर अरिजीत सिंह के इस प्लेलिस्ट को सुनता ही है, तो मैं 14 फरवरी के पहले की रात को पॉपुलर सॉन्ग्स का कैश बना लूँ, स्ट्रीमिंग फास्ट हो जाएगी, लेटेंसी कम हो जाएगी, लो लेटेंसी स्ट्रीमिंग सॉर्टेड। जब पॉपुलर सॉन्ग्स की बात हुई, अगर पॉपुलर सॉन्ग्स की बात नहीं है, कोई भी दूसरे गाने की बात है, तो वो कैसे करते हैं वो थोड़ी देर बाद। पहले और एक प्रॉब्लम बची है, रिकमेंडेशन सर्विस कैसे इम्पोज करेंगे? अब तो दिख रहा है, दो चीजें तो बता दी, तीसरी तो दिख रही है बाजू में। इस कमरे में बैठे लोगों में से अगर 50% लोग सिर्फ अरिजीत सिंह सुन रहे हैं, तो देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि दूसरे 5 बंदे उनके साथ अरिजीत सिंह सुनने जाएंगे इफ आई रिकमेंड देम। सही है? अगर मैं उन्हें रिकमेंड करने लगता हूँ कि भाई तुम भी सुनो अरिजीत सिंह, सुनने लगे। रिकमेंडेशन केस में स्टोर करो जो चीजें बार बार सुनी जा रही है एक एरिया पे। यहाँ पे क्लासरूम में बहुत छोटा एरिया सेट था, ये बहुत बड़े एरिया पे इम्पोज की जाती है कि इस एरिया में ये गाने ज्यादा सुने जा रहे हैं और बहुत ज्यादा सुने जा रहे हैं। जो रिकमेंडेशन दो प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व होती है, गानों की रिट्रीवल जल्दी हो जाती है, प्लस क्योंकि अगर तुमने वही गाने रिकमेंड करे तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि उन गानों की रिक्वेस्ट ही ज्यादा आएगी तुम्हारे पास और उनको तुमने केस में स्टोर कर रखा है। तो रिकमेंडेशन सर्विस सॉर्टेड। अगर मैं यहाँ पर यूजर का जो डेटा है इस एपीआई को यूज करूँ कि यहाँ पर मैंने जो कंटेंट स्टोर कर रखा है यूजर की प्रीवियस बनाई हुई प्लेलिस्ट, मान लो मेरे स्पॉटिफाई अकाउंट पे मेरी 5 प्लेलिस्ट है जिनमें से 3 सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग्स की है, तो मुझे ज्यादा क्या रिकमेंड करेगा? इसको कैसे पता चलेगा कि रोमांटिक सॉन्ग्स रिकमेंड करना है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स इम्पोज्ड ऑन दिस मेरे प्रीवियस प्लेलिस्ट या मेरे प्रीवियस प्लेज या मैंने प्रीवियसली कौन से गाने स्किप कर रखे हैं, कौन से गाने लाइक कर रखे हैं, कौन से गाना आधे सुन के छोड़ देता हूँ। बहुत सारा एनालिटिक्स, और वो एनालिटिक्स कौन परफॉर्म करता है? ठीक है, सारी एनालिटिक्स करके बोलेगा भेजो इसको रिकमेंडेशन, और हमेशा पर्सनलाइज्ड आएगी। लास्ट चीज जो बची थी पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन सॉर्टेड। सर्च सर्विस वेरी बेसिक टू इम्प्लीमेंट। यहाँ से एक स्पेसिफिक क्वेरी आएगी, भाई हम मर जाएंगे सुनना, इसके बाद भेजो, ये यहाँ से निकाल दे रहे हैं। इसके बाद सर्च इंडाइसिस डेटाबेस है ना, कोई केस डेटाबेस। अगर मैं मेरे सॉन्ग्स को उनके कंटेंट टाइप पे सेग्रीगेट करके अलग अलग डेटाबेस में स्टोर करूँ, तो जहां मुझे पहले 10 मिलियन गानों पे आइटरेट करना पड़ता था हम मर जाएंगे ढूंढने के लिए, क्या मुझे छोटे डेटाबेस पे करना पड़ेगा? और हमने अभी तक सिटी सर की क्लास में जो बेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम सीखी है, इजीएस्ट इंप्लीमेंटेशन, इससे बेटर सर्च एल्गोरिथम भी होती है, बट टू बी द डम बेस्ट हमने अभी तक जो सीख रखा है उसमें से आसानी से क्या लगाई जा सकती है?
लगाओ डायरेक्ट बाइनरी सर्च, जिसके सॉन्ग में हम मर जाएंगे से मैच करता है, निकाल के भेज दो। सही है, सर्च सर्विस खत्म हो गई। अब है इंटर सर्विस कम्युनिकेशन। ये सब एक दूसरे के साथ बात कैसे करती है? वही एपीआई, कौन से? रेस्ट या तो आरपीसी, जो हमने स्किप किया। आरपीसी का जो रिस्पॉन्स फॉर्मेट है वो बाइनरी होता है, वो हम नहीं समझ पा रहे। मशीन तो एक दूसरे के साथ बात करते हुए समझ पा रही है। जो आरपीसी से वो इंटरनल लिंकिंग इतनी ज्यादा बढ़ा देता है कि उन सिस्टम्स को इवेंचुअली स्केल करना मुश्किल होता है। बट यहाँ पे जब मेरे पास एक वेल लेड फाउंडेशनल डिजाइन है, तो मैं उसे तो आराम से आरपीसी के इम्प्लीमेंटेशन पे डाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बाइनरी में अगर डेटा आ रहा है तो उसको इंटरप्रेट करना और प्रोसेस करना किसी भी कंप्यूटर के लिए आसान होगा, रेदर देन कंप्यूटिंग इट फ्रॉम द प्लेन टेक्स्ट। वो तो यहाँ होगा ना, जब क्लाइंट को स्पेसिफिक रिक्वेस्ट मारेगा कि मेरी सारी प्लेलिस्ट यहाँ से उठा के ला दो। मल्टीपल एपीआई एक साथ यूज होती है डिपेंडिंग अपॉन द यूज केस। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन सी एपीआई यूज करूंगा, रिस्ट्रिक्शन ये है कि एपीआई यूज करनी पड़ेगी। स्पॉटिफाई डाउन 3-4 छोटी छोटी चीजें हो, मॉनिटरिंग, लॉगिंग, एनालिटिक्स। सबसे ज्यादा कौन से गाने बज रहे? अभी तक जितनी बात करी अरिजीत सिंह बजते दिखा है। स्पॉटिफाई वालों को सबसे ज्यादा पैसा कौन से गाने से मिल रहा है? टू स्पेसिफिक, हम मर जाएंगे। अगर इतना यूजर बेस उस गाने को लाइक कर रहा है तो वो गाना ज्यादा रिकमेंडेशन में जाना चाहिए। रीजन बिजनेस वाइज भी तो अच्छा है, बज रहा है गाना, बजने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये होगी बिजनेस वाली एनालिटिक्स। एक थी एमएल वाली एनालिटिक्स जिससे रिकमेंडेशन बेस्ड है। एक होगी वैसे ही एमएल मॉडल्स को यूज करके बिजनेस वाले एनालिटिक्स करना कि आगे हम क्या चीज कर सकते हैं जिससे हमारा बिजनेस बढ़ जाए। दूसरी होगी लॉगिंग। पूरे सिस्टम का मैं तो लॉग मेंटेन करके रखता हूँ, तो क्या मुझे ये पता चल सकता है कि मेरा सिस्टम कब कब फटने वाला है या कौन से केसेस में फटता है, तो आगे मैं उनके प्रिवेंशन स्टेप्स ले सकता हूँ। ये होगी लॉगिंग कि करंट टाइम पे मेरा सिस्टम किस लेवल पे चल रहा है। दूसरी मॉनिटरिंग कि मैं पूरे सिस्टम के ऊपर एक मॉनिटर लगा दूं। क्लास मॉनिटर क्या करता है? सभी बच्चों का ध्यान रखता है। मैं पूरे सिस्टम डिजाइन पर एक मॉनिटर लगा दूं तो देखता है हाँ भाई सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है। अचानक से सर्च सर्विस फटी, बंदे ने फटाफट सबसे इजीएस्ट सॉल्यूशन, कुछ भी फटी चीज को ठीक कर रहा है, रिस्टार्ट। सबसे इजीएस्ट इंप्लीमेंटेशन है ना रिस्टार्ट। कोई चीज फट चुकी है, एक बार तो रिस्टार्ट करके देख लो। मॉनिटरिंग सर्विस ने ऑटोमेट कर रखा है, कुछ भी फटता है रिस्टार्ट मार के देखो, थोड़ा सा टाइम आउट देके देखो, थोड़ी सी एक्सटर्नल स्केलिंग करके देखो। ये सब हमने मॉनिटरिंग में ऑटोमेट करके रखा है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा यूज करके देखो, दूसरे एक्सटर्नल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके देखो, तो सर्वर पूरा जो आर्किटेक्चर है रेजिलिएंट हो गया कि अब मैं प्रिवेंशन स्टेप्स भी ले पाऊंगा और अगर कुछ फटा है तो उसको पहले तो विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ठीक करके दिखा सकता हूं। लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट की कुछ छोटी चीज फटी, पता चला किसी सर्वर में आग ही लग गई है तो भाई क्या ही करेगा मॉनिटरिंग सर्विस।
दो चीज़ें और फ्लो अब हम सब समझ चुके हैं। क्लाइंट मोबाइल हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है, लोड बैलेंसर का रिक्वेस्ट जाएगी, लोड बैलेंसर किसी सर्वर का रिक्वेस्ट भेजेगा, सर्वर पर डिटरमाइन होगा कि रिक्वेस्ट की वैलिडेशन सही है कि नहीं है। अगर वैलिडेट हो जाती है तो हम डिसाइड करेंगे कि उस के रिस्पॉन्स में क्या भेजना है। अगर ग्राफ 12 है तो बहुत सारा डेटा को हाइड्रेट करके भेजेंगे, अगर ग्राफ 12 नहीं है, रेस्ट है तो रेस्ट के हिसाब से भेज के देख लेंगे। बाय द स्पॉटिफाई का एपीआई भी फ्री है, तो अगर चाहो तो ट्राई आउट कर सकते हो। तो और वो रेस्ट एपीआई है। तो सर्वर ने रिक्वेस्ट प्रोसेस करी, अभी है हमने गाना सुनने की सोची, ये दो चीजें बच गई ना, यहाँ वाला सब देख लिया, ये दो बच, अच्छा ये भी बच गया, ठीक है, एड सर्विस। अभी इस चीज को हम बार बार बाईपास करते हैं, कौन करता है? मोड बनाने वाले। मोड बनाने वाले क्या करते हैं? तुम्हारा जो ऐप है उससे जो एड सर्विस पे रिक्वेस्ट जा रही है उसे ब्लॉक करो, या तो सर्वर साइड इवेंट जो एड सर्विस आ रही है उसके रिसीवर को ब्लॉक करो, या जो एड जिस व्यू में दिखने वाली है, तो जो पॉपअप आ जाता है एड का, उस व्यू को डिसेबल कर दो। कनेक्शन तो तोड़ दिए। बात यह है कि हम सब एप्लीकेशन मोडिंग इतना नहीं समझते कि उस मोड को खुद बना पाए, पर अगर हम स्पॉटिफाई के कोड बेस को इतना अच्छे से समझते हैं हो गया, एड्स की दिक्कत ही नहीं है, क्यों लेंगे प्रीमियम। और एड सर्विस क्या करती है? जो एड्स स्टोर कर रखे हैं या बार बार उसमें स्टोर करे जा रहे हैं, अपडेटेड जिसके भी साथ पार्टनरशिप आ रही है, भेजते रहती है, सर्वर भेजते रहते हैं, दिखाते रहते हैं तीसरे जाने। ये दो चीजें बची, सीडीएन और ऑडियो फाइल्स। यहाँ तक आ गया हमने। अब डिस्ट्रीब्यूट टू सेम हम मर जाएंगे, रिक्वेस्ट मारी हम मर जाएंगे सुनने। पहले कहाँ जाएगी रिक्वेस्ट? लेट्स अज्यूम कि हमने सर्च सॉन्ग को सर्च करके नहीं रखा, तो पहले कहाँ जाएगी? सर्च सर्विस। सर्च सर्विस बोलेगा अभी डेटाबेस से निकाल के देता हूँ सर जी। डेटाबेस में क्या ऑडियो फाइल स्टोर कर सकता हूँ? डेटाबेस में हम उसका रेफरेंस स्टोर कर सकते हैं। हाँ, कुछ डेटाबेस है जो ऑब्जेक्ट स्टोर करना अलाउ करते हैं, बट अभी अपन एसक्यूएल नो एसक्यूएल की नॉर्मल बातें कर रहे हैं। इससे मुझे सॉन्ग का मेटा डेटा मिला, सॉन्ग्स मेटा डेटा डेटाबेस। मेटा डेटा बोले तो स्टोरेज में उस सर्वर उस स्पेसिफिक गाने की लिंक क्या है, या उस स्पेसिफिक गाने की आईडी क्या है। ये मुझे यहाँ से सर्च सर्विस ने भेजी यहाँ। अब मैंने स्ट्रीमिंग सर्विस को बोला ये वाला गाना स्ट्रीम करना है, मेटा डेटा उठा, ऑडियो फाइल्स के पास जाए, उस फाइल का जो आईडी है वो सीडीएन में गया। सीडीएन क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। क्या करता है? कंटेंट डिलीवर करता है। पर बात यह है कि क्या ये एक होता है ग्लोबली? स्पॉटिफाई का कहाँ है? इंडिया में हैदराबाद होगा। रैंडम गेस, एक आया हैदराबाद, एक आया मुंबई, भाई कश्मीर, भाई पता मिल जाएगा भाई रैंडमनेस कमरा को चेन्नई। स्पॉटिफाई का जो सीडीएन है वो चेन्नई से ऑपरेट करता है। तो सर्वर से, और सर्वर भी ऐसा नहीं है कि उनका एक सर्वर यूएसए में लग रखा है, वहां से यहाँ रिक्वेस्ट आ रही है। उनका सर्वर भी ग्लोबली स्केल्ड है, अलग अलग जगह पर, अलग अलग डेटा हाउसेस में, वहां से रिक्वेस्ट आ रही है ऑडियो फाइल्स के पास। ऑडियो फाइल्स चेन्नई वाले सीडीएन को बोल रही है कि हमें ये वाली स्ट्रीम करनी है, इस गाने की स्ट्रीम इस स्पेसिफिक क्लाइंट पे करनी है, और इन सारी चीज़ों में मेरे क्लाइंट का आईपी है, क्लाइंट के पास कैसे भेजना है वो चीज़ है।
अभी स्ट्रीम के लिए बनता है वेब सॉकेट। रीजन, वेब सॉकेट्स अलाउज रियल टाइम कम्युनिकेशन। फर्स्ट रीजन, इसको और डीप में पढ़ेंगे क्योंकि ये एपीआई का पार्ट नहीं था तो हमने स्किप किया। वेब सॉकेट्स आर टू इंपॉर्टेंट, allows real time communication from both the parties, सर्वर से क्लाइंट, क्लाइंट से सर्वर भी हो सकता है, क्लाइंट टू सीडीएन, सीडीएन टू क्लाइंट भी हो सकता है। अगर व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, किसी चैट एप्लीकेशन में बात कर रहे हैं, मेरा मैसेज रियल टाइम में किसी के पास मैसेज आ रहा है, एक वेब सॉकेट। इसका डाइसेक्शन जब अलग से पढ़ेंगे तब, तो यहाँ पर बनता है वेब सॉकेट। सीडीएन वाला जो सॉकेट है यहाँ से क्या भेज रहा है, गाने की स्ट्रीम MP3 में जो यहाँ पर डिकोड होकर प्ले हो रही है स्पीकर के थ्रू। बट व्हाट इफ मैं पॉज बटन क्लिक करता हूँ, ये कुछ इंटरेस्टिंग है क्योंकि गाना बजा देने के लिए तो ये पूरी प्रोसेस गई। अब अगर पॉज करवाने के लिए पूरी प्रोसेस हो रही है तो आज पॉज बटन प्ले किया, गाना खत्म होने के बाद गाना पॉज हो रहा है। यहाँ क्या सेटअप हुआ था, क्या यहाँ से मेरा पॉज का कमांड जा सकता है? यही, क्या यहाँ से मेरा स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन पे स्किप करने का कमांड जा सकता है? जा सकता है। इस तरह से Spotify अपने गानों को स्ट्रीम करता है और इस तरह से स्केल करता है। सो लगाना है तो ऐसे ही बोलता हूँ। क्या हुआ? तो सीआर को मार रहा है और सीआर तो मार खा रहा है। एक टास्क है इस वर्कशॉप के बाद की, जिसके सबमिशन पे हमारे रिवॉर्ड डैशबोर्ड के हिसाब से रिवॉर्ड्स अलोकेट किए जाते हैं अंडर वाइस क्लब। रिवॉर्ड डैशबोर्ड कैसे काम करता है वो अभी ये लोग बताएंगे। एक प्रोजेक्ट प्रोग्राम है, अगले ट्राइमेस्टर के लिए इसके लिए मीनार से बात हो चुकी है, उसके बारे में ये लोग बताएंगे। और जो टास्क है जिसके हिसाब से आज के वर्कशॉप की रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो है 8 मार्च 2022 को Spotify में आउटेज हुआ था। आउटेज, Spotify डाउन हुआ था, आउटेज हुआ था Spotify के सिस्टम में कि वो यूजर्स को लॉग आउट कर दे रहा था, यूजर्स को ऑथेंटिकेट ही नहीं करने दे रहा था। हमें इसका करेक्ट सॉल्यूशन या क्यों हुआ था, करेक्ट रीजन नहीं चाहिए। हमें गूगल फॉर्म रोल आउट करेंगे जिसमें हम आपसे एक रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्या सोचते हो कि किस तरह से सिस्टम फटा हो सकता है। और फिर उस एक्चुअल चीज पे जो YouTube वीडियो रिसोर्स है या कोई भी पेपर है या जो भी उनने रिपोर्ट पब्लिश करी, क्योंकि हर कंपनी किसी भी आउटेज के बाद अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि क्यों फटे थे, वो हम आपको भेजेंगे इन द कॉलेज वाला ग्रुप, अपना जो भी ग्रुप है उसमें। बट उस गूगल फॉर्म पे जिस हिसाब से रिस्पॉन्सेस आएंगे उससे हम जो डैशबोर्ड पे पॉइंट्स रिवॉर्ड जो भी ये लोग